तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि कॉलिजन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन एनर्जी लॉस के अकॉर्डिंग एंड सेकंड रहता है बेस्ड ऑन लाइन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो एनर्जी लॉस के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट किया परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक या पार्शली इलास्टिक और पार्शली इन इलास्टिक। एंड लाइन ऑफ मोशन के रिस्पेक्ट में यानी बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन कि किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर सेम लाइन में मोशन करता है तो हेड ऑन कॉलिजन और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है तो ऑब्लिक कॉलिजन। फिर आपने एक पॉइंट समझा था, हमने लिखा था ई, जिसको बोला था कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू आपने लिखा था परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई इज इक्वल टू 1, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई इज इक्वल टू 0 एंड पार्शली इलास्टिक और इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए वैल्यू ऑफ ई आपने बिटवीन 0 to 1 ये कंसीडर किया था। ठीक बात। नाउ अब हम ये पढ़ना चाहते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या। ठीक है, ध्यान दो कि अगर हम दो बॉल्स को आपस में कोलाइड करवा रहे हैं तो हमने फर्स्ट बॉल कंसीडर किया मास m1, सेकंड बॉल कंसीडर किया मास m2। इन दोनों को हमें कोलाइड कराना है। तो कोलाइड कराने के लिए ऑब्वियस बात है कि इनको कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा। जो पीछे चल रहा है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, उसके पास तो वेलोसिटी होना रिक्वायर्ड है। ठीक, हो सकता है कि m2 रेस्ट पर हो, m2 रेस्ट पर होगा तो भी ये जाके इससे कोलाइड कर जाएगा। और m2 अगर मूविंग होगा तो भी ये कोलाइड केवल एक ही कंडीशन में कर सकता है। किस कंडीशन में? जब m1 की वेलोसिटी m2 की वेलोसिटी से ज़्यादा हो। अगर m1 की वेलोसिटी कम है तो ऑब्वियस बात है कि पीछे चलेगा, और m2 की वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो आगे चलेगा। इसका मतलब कोलिजन पॉसिबल नहीं है। दोनों के बीच में अगर कुछ इनिशियल सेपरेशन है और दोनों की वेलोसिटी सेम है तो भी ये सेम सेपरेशन रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब कोलाइड करने के लिए u1 का वैल्यू u2 से ग्रेटर होना चाहिए। पहली बात तो हमें ये पता चल रही है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब ये दोनों कोलाइड करना चाहते हैं, तो जब ये कोलाइड करेंगे तो ये आपस में पहले इनको टकराना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। इधर m1, यहाँ पर m2। ठीक, अब कंडीशन क्या बनेगी, कोलिजन किस तरीके से होता है, अब इस बात को भी समझे। देखें इधर, मान लीजिए हम ये दो बॉल कंसीडर कर रहे हैं और इन दो बॉल को हम कोलिजन करवाना चाहते हैं कि इन दोनों बॉल का कोलिजन हो जाए। ये फर्स्ट बॉल है m1, ये सेकेंड बॉल है m2। ठीक, अब इस m2 का वेलोसिटी कम है, m1 का वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये इसकी तरफ आया, ऐसे टकराया। अब टकराने के बाद क्या होगा, अगर आप बिल्कुल हमारे जनरल केस में देखते हैं कि जिस तरीके से हम अपनी बेयर आइज से देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि ये इस तरीके से चला गया। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप कैमरे को पॉज करके फ्रेम को बढ़ा के देखें तो ये मोशन कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये बॉल इससे टकराई, ये दोनों कंप्रेस होंगे, फिर धीरे धीरे इस फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड कम होगी और सेकेंड पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाएगी। मोशन कुछ इस तरीके से होगा, कंप्रेस होगा, यानी यहाँ पर ये दोनों बॉल्स डिफॉर्म हुई। ठीक, फिर ये रिफॉर्म हुई और अब ये जो m2 था ये ज़्यादा वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा और जो m1 है इसकी स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी मोशन कुछ इस तरीके से होगा। आई बात समझ? तो ये जो मोशन है इसी के अकॉर्डिंग हम कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आके टकराएं, लेकिन टकराने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन किस तरीके से, यानी जो दोनों बॉल्स हैं उनमें कोई डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ये m1 है, ये m2 है, और डिफॉर्मेशन होने के बाद अब m2 की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वापस ये दोनों अपने ओरिजिनल शेप में आएंगे और उसके बाद जो मूवमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि m1 की वेलोसिटी v1 हमने कंसीडर कर ली, चेंज हो गई। m2 की वेलोसिटी हमने v2 कंसीडर कर ली, ये भी चेंज हो गई। लेकिन अब v2 ग्रेटर देन v1 होना चाहिए, तभी दोनों सेपरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी कि v2 इज ग्रेटर देन v1। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी पार्टिकल्स कोलाइड कर सकते हैं, तभी दो बॉडीज कोलाइड कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, डिफॉर्म, यानी जो दोनों बॉल्स हैं इन दोनों बॉल्स के शेप में क्या हुआ है, डिफॉर्मेशन। मैं इसको बोल सकते हैं डिफॉर्म।
सेकेंड, अब कोलाइड करने के बाद जब दोनों बॉल सेपरेट होने लगी तब इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में बॉल ने अपने शेप को वापस रिगेन किया है। दैट मीन्स यहां पर बोला जा सकता है रिफॉर्म और रिकवरी, रिफॉर्म बोल सकते हैं और रिकवरी भी बोला जा सकता है। ठीक, पार्टिकल्स m1 एंड m2, ठीक है। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में दोनों पार्टिकल्स सेम ही वेलोसिटी से चल रहे होंगे, तो उसको आपने v से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद ये वापस सेपरेट होने लगे। ठीक, तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन किसकी है, अप्रोच की। जब दो बॉल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है तो अप्रोच हुआ, फिर डिफॉर्म हुआ, फिर दोनों के बीच में डिफॉर्मेशन आ गया, फिर बॉल्स ने वापस अपने शेप को रिगेन किया और बॉल्स अगेन सेपरेट हो गई, यानी सेपरेशन। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी कोलिजन को अगर आप देखें तो प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। पहली बात, कोलाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जो चेस कर रहा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो कोलाइड कर सकता है। सेकंड थिंग, अगर दो बॉल सेपरेट हो रही है तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी दोनों बॉल सेपरेट हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो टाइम होता है बहुत कम। जैसे अगर आपने बॉल को लिया, बॉल को आपने फ्लोर पे फेंका, वापस वो जंप करके आपके हाथ में आ गए, तो ये जो इंस्टेंट हुआ कोलिजन वाला जो इंस्टेंट है ये बहुत कम होता है। देखो कितनी भी हाइट से छोड़े तो यहाँ से नीचे जाने में तो टाइम लगेगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं कि बॉल जब सरफेस से कोलाइड करके वापस जंप कर रही है, बॉल जब सरफेस से कोलाइड करके वापस जंप करी, केवल हम इस इंस्टेंट की बात करें, जब यहाँ पे कोलाइड किया, कंप्रेस हुई और वापस जंप करी, हम इस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, यानी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रोसेस होता है, इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम कंसीडर नहीं करते, ग्रेविटी के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते, फ्रिक्शन इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते, एफ एक्सटर्नल को हम जीरो कंसीडर करते हैं, या तो वो जीरो ही होगा या फिर एफ एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस की रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। इसका मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कॉलिजन में हम टोटल एनर्जी की बात नहीं करते हैं, कॉलिजन के अंदर हम केवल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या कर चुके हैं, नेग्लेक्ट कर चुके हैं। क्लियर? तो यहां अगर हम फोर्स के साथ ग्राफ बनाएं कि प्रोसेस किस तरीके से हुआ, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर हम फोर्स का ग्राफ बना रहे हैं तो आपको कुछ प्रोसेस इस तरीके से मिलेगा। और ये जो पूरा इंस्टेंट हुआ है वो बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के लिए हुआ है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए ये प्रोसेस हुआ है। ठीक है, ये इसका पीक आ गया, यानी ये वाला कंडीशन जब दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। इससे पहले क्या होना चाहिए, u1 इज ग्रेटर देन u2 होना चाहिए। कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है अप्रोच की। कौन सी कंडीशन, कंडीशन है अप्रोच की, यानी जब दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है। फिर सेकंड कंडीशन बनती है कि टकराने के बाद, कॉलिजन करने के बाद क्या होगा, दोनों सेपरेट होती जाएंगी। सेपरेट होने के लिए हमें पता है कि फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी से कम होनी चाहिए, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेपरेशन। इस प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस टर्म से, सेपरेशन से। ठीक है, और ये जो पूरा इंस्टेंट हुआ है वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए हुआ है, इस बात का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बनता है इंपल्स ऑफ रिकवरी डिवाइड बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इंपल्स ऑफ रिकवरी डिवाइड बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी रिकवरी बाय डिफॉर्मेशन। अब रिकवरी और डिफॉर्मेशन में जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अलग अलग है। रिकवरी और डिफॉर्मेशन में जो फोर्स का डायरेक्शन लग रहा है वो अलग अलग लग रहा है। जैसे यहाँ पर u1 ग्रेटर था तो इसने इसको पुश किया। ठीक, यानी एक तो कंप्रेस होना और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना। तो दोनों साइड जो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों कंडीशन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू आप लिख सकते हैं इंपल्स ऑफ रिकवरी, दैट मीन्स FRDT, एंड इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन FDDT, एंड दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो इंपल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं
रिलेटिव वेलोसिटी, ध्यान से समझे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय relative velocity of approach. ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दोनों बॉल्स किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रही है? देखो V2 होना चाहिए ग्रेटर देन V1, तो V2 माइनस V1 से तो सेपरेट हो रही है, और अप्रोच का वेलोसिटी क्या है? U1 माइनस U2। ठीक बात। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू रहेगा V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। यह वैल्यू हमें मिला, और यही इक्वेशन आपके काम का है जिसको आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। ठीक है, अब E की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? आपने देखा E इज इक्वल टू 0, कौन सा कोलिजन? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, फिर आपने देखा E का वैल्यू 1, 0 से 1 भी होता है जिसको आप पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक बोलते हैं। तो E इज इक्वल टू 1, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है? E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है व्हेन इंटरनल फोर्सेस आर लार्ज, इंटरनल फोर्सेस आर वेरी लार्ज। जैसे अगर हम बात करते हैं कि बम एक्सप्लोड हुआ, तो उस कंडीशन में आपको E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल सकता है। ठीक है, सो E इज ग्रेटर देन 1 फॉर व्हेन इंटरनल फोर्सेस आर वेरी लार्ज। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन। अगर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो उस कंडीशन में E का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ सकता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कैलकुलेट किया जा सकता है। हमारे पास आता है अब नेक्स्ट जो फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन है, हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। हमने कंसीडर किया कि फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मास है m1, ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है, और m2 मास के पार्टिकल जो कि u2 वेलोसिटी से चल रहा है, दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो u1 का वैल्यू ग्रेटर देन u2 होना चाहिए। कोलिजन हमने कंसीडर किया है परफेक्टली इलास्टिक, यानी E का वैल्यू यहाँ पर हम 1 कंसीडर करेंगे। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल V1 से चलने लगा एंड सेकेंड पार्टिकल V2 से चलने लगा, यानी दोनों की वेलोसिटी में चेंज आ गया। तो ये जो कंडीशन हम ले रहे हैं ये बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन की कंडीशन आ गई। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं बिफोर कोलिजन यानी BC से, एंड आफ्टर कोलिजन हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे AC से। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए? फर्स्ट, किसी भी टाइप के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, हमने पढ़ा। सेकंड, आपने पढ़ा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता है, यानी बिफोर द कोलिजन जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी आफ्टर द कोलिजन भी काइनेटिक एनर्जी उतना ही मिलना चाहिए। फिर थर्ड, आपने पढ़ा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा 1, यानी जो इक्वेशन थी आपकी V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, उसका वैल्यू आना चाहिए 1 के इक्वल। ठीक बात। तो फर्स्ट, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कंडीशन क्या बनेगी? आप लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या लिखें? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हमने कंसीडर कर लिया कि दोनों की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पर लिखी जा सकती है इक्वेशन m1 v1 प्लस m2 v2। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन।
कोई डाउट इसमें? यानी मोमेंटम कंजर्व, हर टाइप के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन गई, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, यानी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सेकेंड इक्वेशन आती है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो एनर्जी इक्वेशन आप क्या बना सकते हैं? एनर्जी इक्वेशन आप बना सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए, यानी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो आप क्लियरली यहां पर बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। सेकेंड इक्वेशन ये बनी। थर्ड इक्वेशन आपकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन, थर्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो आप रिप्रेजेंट करते हैं कि E का वैल्यू तो 1 है और E का वैल्यू आप लिखते हैं फॉर्मूला वाइज V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। अब ध्यान दें, E का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें, सो 1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। ठीक बात। और इजीली अगर इसको याद रखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि V1 प्लस U1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2। यानी परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए किसी भी पार्टिकल की इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का सम अदर पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के सम के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशन आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज करते हैं। ठीक, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, कोफिशिएंट का इक्वेशन हमेशा बना लेते हैं। अगर आपको इक्वेशन में एनर्जी कैलकुलेशन नहीं करना है और कॉम्प्लेक्सिटी से बचना है, यानी सॉल्व करने में जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है अगर उससे बचना है तो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन नहीं बनाओ। क्वेश्चन पहले सॉल्व करने का ट्राई करो, किससे? मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन से एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन से। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आपके पास आ गया। ठीक है, तीनों इक्वेशन आपने बना ली। ठीक, तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक जनरलाइज फॉर्मेट भी आप यहां पे बना सकते हैं। जनरलाइज फॉर्मेट क्या है कि जो इक्वेशन 1 आपके पास मोमेंटम कंजर्वेशन का है और इक्वेशन 3 जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का है। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो इन दोनों को सॉल्व करने पर आपको V1 एंड V2 का डायरेक्ट वैल्यू भी मिल जाता है। तो अगर आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, सीधे हमें आंसर मिल जाएगा। किसी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। m1 m2 आपको दिए जाते हैं, u1 इनिशियल वेलोसिटी भी दी जाती है फर्स्ट बॉडी की, और u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, ये भी गिवन होता है। यानी जो भी फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है ये सब गिवन टर्म्स है जो आपको न्यूमेरिकल में दी जाती है। अगर आप ये फॉर्मूला याद करते हैं तो v1 और v2 की डायरेक्ट वैल्यूज आपको मिल जाती है। और अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन अप्लाई करो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन अप्लाई करो, 2 इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करें, हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब याद करने का तरीका है, पहला तो याद करना पड़ेगा। सेकंड वाले में क्या करें, जहां पर भी m1 है, m1 और m2 को इंटरचेंज कर दो और u1 u2 को इंटरचेंज कर दो। जैसे m1 के प्लेस पर m2 आ गया, m2 के प्लेस पर m1, u1 के प्लेस पर u2, m2 के प्लेस पर m1, u2 के प्लेस पर u1, यानी 1 और 2 को एक दूसरे से इंटरचेंज करना है, दोनों के फॉर्मूलेस बन जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे कुछ केस बनते हैं, कुछ स्टैंडर्ड केस है। अब इन स्टैंडर्ड केस का यूज भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई स्टैंडर्ड केस दिख जाता है तो सीधे विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन आप उसका डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। पहला केस क्या बनता है कि अगर 2 बॉडीज हैं जिन जो आइडेंटिकल हैं, यानी जिन दोनों के मास क्या है, सेम है।
ठीक। तो अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर रही है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करने के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होता है, इंटरचेंज हो जाती है, दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। इफ टू आइडेंटिकल बॉडीज, जिन दोनों के मास सेम है, कोलाइड्स इलास्टिकली, देन आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी इंटरचेंज। आप सॉल्व करके भी देखोगे तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो आप इसको एज ए लॉजिक यूज करो, एज ए कॉन्सेप्ट यूज करो कि जब भी दो आइडेंटिकल बॉडीज आपको दी जाए, कोलिजन इलास्टिक दिया जाए, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी अब आ जाएगी v और सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी u। पहले फर्स्ट की वेलोसिटी कितनी थी u, सेकंड की v, तो फर्स्ट की v और सेकंड की u, यानी दोनों ने अपनी वेलोसिटी को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। अब न्यूमेरिकल किस तरीके से मिलता है, जैसे दिया गया कि दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास सेम है, फर्स्ट मूव कर रहा है 10 से, सेकंड मूव कर रहा है 5 से। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी v1 एंड v2 कैलकुलेट करें, क्या रहेगा आंसर। तो इसको सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉल्व करोगे तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। यानी v1 अब आपको मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड एंड v2 हमें मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट आंसर, सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। आई बात समझ, ठीक। अब उसी के आगे केस 1 पर ही आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स दिए गए। जैसे आपको बोला गया कि यहाँ पर 4 बॉल्स रखी हुई है, 3 बॉल इनिशियली रेस्ट पर है और जो फर्स्ट बॉल है ये v वेलोसिटी से इस कॉम्बिनेशन की तरफ मूव कर रही है। कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो फाइनल कंडीशन क्या बननी चाहिए, तो फाइनल कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी, ध्यान से समझना। सब आइडेंटिकल है तो ये अपनी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर करेगा, फिर ये इससे कोलाइड करेगा, अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर करी, फिर कोलाइड किया, फिर अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर करी। इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्टिकल है यह तो आ जाएगा रेस्ट कंडीशन में, और जो फोर्थ वाला पार्टिकल था अब वो v स्पीड से आगे चलने लगेगा। आई बात समझ, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंटरचेंज होती जा रही है। इनिशियली किस पर है, रेस्ट पर, तो v0 तो 0v, फिर v0, फिर 0v, फिर v0, 0v, तो लास्ट वाले की वेलोसिटी v, यानी जो फोर्थ पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से चलने लगेगा और 1 2 3 कौन सी कंडीशन में आ जाएंगे, 1 2 3 आपके रेस्ट कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन लॉजिक से ही सॉल्व होते हैं, ठीक। अगला देखो एग्जांपल कि मान लीजिए 3 बॉल को आपने हैंग किया है, ये तीनों इनिशियली कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में, और जो 4th नंबर का बॉल है या 1 नंबर का जो बॉल है इसको हम नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 4, जो 1 नंबर का बॉल है इसको आप किसी अल्फा एंगल पे लेके गए वर्टिकल से और रिलीज कर दिया। तो रिलीज करने के बाद क्या होगा, यानी फाइनल कंडीशन यहाँ पर क्या बनेगी। अगेन किसी हाइट से अगर आपने रिलीज किया तो यहाँ तक आते आते इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो इसके पास वेलोसिटी v और इन तीनों के पास है 0, लेकिन सभी के मास कैसे हैं, सेम है। कोलिजन कैसा दिया है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज होगा। इसके पास वेलोसिटी v तो v0 तो इंटरचेंज होके क्या बन जाएगी 0v, फिर v0 तो इंटरचेंज होके 0v, फिर थर्ड और फोर्थ में v0 इंटरचेंज होके 0v, यानी फाइनल कंडीशन आपका कुछ इस तरीके का बनना चाहिए कि फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल और थर्ड पार्टिकल ये तीनों तो आ जाएंगे आपके रेस्ट कंडीशन में, और जो फोर्थ पार्टिकल है क्योंकि वेलोसिटी सेम ही गई है ना, तो फोर्थ पार्टिकल है तो वो पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच जाएगा जितना हाइट आपके फर्स्ट बॉडी का था उसी हाइट पर फोर्थ पार्टिकल भी पहुंच जाएगा, यानी अल्फा एंगल अब वो फॉर्म करेगा। आफ्टर कोलिजन कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी। आई बात समझ, तो अगर आपको लॉजिक पता है तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट केस था आपका पास कि 2 आइडेंटिकल बॉडीज अगर इलास्टिकली कोलाइड करती है तो आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी इंटरचेंज। नाउ सेकंड केस, इफ m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2 एंड u1 इज इक्वल टू u1 एंड u2 इज इक्वल टू 0, यानी आपको 2 बॉडीज दी गई है लेकिन एक बॉडी का मास सेकंड, या ऐसा बोलो कि सेकंड बॉडी का मास फर्स्ट बॉडी के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी हम फर्स्ट बॉडी के मास को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि कहीं पे भी इक्वेशन अगर आपके पास बनती है, इक्वेशन अगर कुछ इस तरीके से बनती है कि m1 प्लस m2, तो उसको आप क्या लिखेंगे, m2 ही लिखेंगे। या इक्वेशन बनती है आपके पास m2 माइनस m1, तो इसको भी क्या लिखा जाएगा, m2 ही लिखा जाएगा। यानी m1 को क्या कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर बात।
अब क्या दिया गया, तो आफ्टर इलास्टिक कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम बॉल लेते हैं और बॉल को नीचे फ्लोर पे कोलाइड करवा देते हैं, क्या होता है, क्या होगा, फ्लोर की वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर बॉल पहले ऊपर से नीचे जा रही थी v से, तो अब ये नीचे से ऊपर आएगी अगेन v से, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होने से यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज आ गया। मतलब जो लाइटर पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में सेम रहेगी, डायरेक्शन इंटरचेंज हो जाएगी। यानी जो वेलोसिटी पहले चल रही थी अगर v थी तो अब कितनी हो जाएगी, -v हो जाएगी। लेकिन हेवियर पार्टिकल की वेलोसिटी में या दीवार की वेलोसिटी में, फ्लोर की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल यही है कि अगर बॉल किसी फ्लोर से कोलाइड करती है या वॉल से कोलाइड करती है तो क्या कंडीशन बनती है। तो हमने कंसीडर किया कि यहाँ पर एक बॉल है, कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक। एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया, ये मास का बॉल आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया u से, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, टकराने के बाद ये जो बॉल है वो u से ही वापस आएगी, लेकिन डायरेक्शन में चेंजेस हो गया। इसका मतलब फर्स्ट पार्टिकल जो लाइटर पार्टिकल है अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या बनता है, collision of ball and wall। आप इस एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यानी जो हेवियर पार्टिकल है वो रेस्ट पर ही रहेगा बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, और लाइटर पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेगा, मतलब डायरेक्शन उसकी चेंज कर लेगा। नेक्स्ट थर्ड केस बनता है, इफ m1 इज वेरी लेस देन m2। एक लाइटर पार्टिकल है, दूसरा हेवियर पार्टिकल है, और लाइटर पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है और हेवियर पार्टिकल चल रहा है। यानी अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि बॉल तो रेस्ट पर है और वॉल चल रहा है, बॉल रेस्ट कंडीशन में है और वॉल u स्पीड से चल रहा है, ठीक बात। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन सेकेंड पार्टिकल यानी हेवियर पार्टिकल की वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बॉल तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, लेकिन जो बॉल था, लाइटर पार्टिकल था, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, सेकेंड वाली बॉडी की डबल हो जाएगी, सेकेंड वाली बॉडी की डबल हो जाएगी। क्या केस समझे, मान लीजिए हम इस बॉल को कंसीडर करें, बॉल आपका हेवियर पार्टिकल है, इसका मास हमने m2 कंसीडर कर लिया और ये u स्पीड से जा रहा है, ठीक बात। और यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है जिसका मास है m1, ये इनिशियली कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जब बॉल इससे टकराएगा, जब बॉल इससे कोलाइड करेगा तो बॉल की स्पीड तो u ही रहेगी, लेकिन बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी, अप टू u हो जाएगी, और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में बॉल चल रहा है उसी डायरेक्शन में बॉल भी चलने लगेगा। बॉल एंड m1 इज वेरी लेस देन m2। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, ठीक। केस थर्ड और सेकंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड केस में आपको बोला गया है कि हेवियर पार्टिकल रेस्ट पर है, तो हेवियर पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन वो रेस्ट पर ही रहेगा, और स्मॉलर पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड केस में आपको दिया गया है कि अगर लाइटर पार्टिकल रेस्ट पर है तो हेवियर पार्टिकल की वेलोसिटी में, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और जो लाइटर पार्टिकल है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, हेवियर पार्टिकल की स्पीड की डबल, यानी वेलोसिटी की डबल हो जाएगी, डायरेक्शन भी सेम ही आपको मिलेगा। अब न्यूमेरिकल हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो वो फॉर्मूला याद कर लो, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, या फिर हम जो बेसिक दिया गया है एक मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन बनाए, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन बनाए, दोनों को सॉल्व करें, आंसर मिल जाएगा। और इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। हमें दिया गया कि एक फर्स्ट बॉडी है जिसका मास है m या 10 मीटर पर सेकेंड से 2m मास की बॉडी की तरफ जो कि मूविंग है 5 मीटर पर सेकेंड से,
कोलाइड करती है। कौन सा कोलिजन है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन हमें V1 एंड V2 कैलकुलेट करना है, सिंपल सा पार्ट। तो फर्स्ट हम कौन सी इक्वेशन बनाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें तो इक्वेशन बनेगा m इंटू 10 m1u1 प्लस 2m इंटू 5 इज इक्वल टू mv1 प्लस 2mv2। इस इक्वेशन में कोई डाउट? m कैंसिल आउट, 10 प्लस 10 20, सो 20 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। ये आपको मिली फर्स्ट इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से। ठीक, सेकंड किसका इक्वेशन बना है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। और अगर ई का वैल्यू 1 होता है तो हमें पता है कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। क्लियर? कोई डाउट? सो v2 एंड v1 तो अननोन है, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 10 माइनस 5। तो सेकेंड इक्वेशन आ गई v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 5। दो इक्वेशन बन गई और यही दोनों इक्वेशन में v1 एंड v2 दोनों क्या हैं? अननोन है। इन्हीं को हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान दें, तो अगर हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 परफॉर्म करें, दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, तो यहाँ पर v1 प्लस में यहाँ पे v2, v1 माइनस में v1 हो जाएगा कैंसिल आउट। इक्वेशन क्या बनेगी? देखें ध्यान से, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 20 एंड माइनस v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशंस आपको मिली। इन दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो v1 हो जाएगा कैंसिल आउट एंड 3v2 इज इक्वल टू 25। सो v2 का वैल्यू आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। और किसी भी इक्वेशन में अगर मैं v2 का वैल्यू पुट करूं तो मुझे v1 का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे वैल्यू है 50/3। सो v1 इज इक्वल टू 20 माइनस 50/3। एलसीएम लिया 60/3। आंसर v1 इज इक्वल टू 10/3 यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो बात समझ में आई? या तो आप वो फॉर्मूला याद करें, v1 v2 दोनों के फॉर्मूलेज हैं, उनमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, सीधे हमें आंसर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हो तो फिर आपके पास ऑप्शन ये बचेगा कि एक हम मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन बनाएं, सेकेंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन बनाएं। ऐसा करने से आपको दो इक्वेशंस मिल जाएगी। उन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व आउट करें, आपको v1 v2 दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखें। अगर डायरेक्शन रिवर्स दिया गया है तो हमें पता है कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जितनी भी वेलोसिटी आप पुट करते हैं, जितना भी वेलोसिटी आप पुट करेंगे, फॉर्मूले में करो, इक्वेशन में करो, कहीं पे भी अगर हम वेलोसिटी पुट करते हैं तो विथ साइन हमें पुट करना है। इस बात का ध्यान रखा जाए। चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। ये जो केस हमने लिया था यहाँ पर आप नोट करके रखें, पुट ऑल वेलोसिटीज विथ sign. Velocity is a vector quantity then put all velocities with sign, यानी जो भी साइन हो उसका प्लस हो माइनस हो साथ में हमें पुट करना है। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी बनता है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए। v1 इज इक्वल टू 10/3 एंड v2 इज इक्वल टू 25/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिया गया कि m मास 10 मीटर पर सेकेंड, 2m मास 5 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक के v1 v2 कैलकुलेट करना है। ठीक बात, क्या करें? फर्स्ट अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लिखा जाए इक्वेशन में? m इंटू 10 m1u1, डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस अप्लाई करें, 2m इंटू 5 इज इक्वल टू mv1 प्लस 2mv2। कोई डाउट इसमें? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस आपने पुट कर दिया। वैल्यू 10m और 10m 0, सो 0 इज इक्वल टू m और m भी कैंसिल आउट, v1 प्लस 2v2। ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन बनेगी कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, कॉलिजन हमें दिया है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, सो ई का वैल्यू 1 और ई अगर 1 होता है तो आप इक्वेशन लिखते हैं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। सो v2 माइनस v1, यहाँ पे ध्यान देना u1 कितना है, u1 है 10 माइनस फॉर्मूले का है, और u2 का वैल्यू कितना है, ये है -5। आई बात समझ कि वेलोसिटी को हमें विथ साइन पुट करना है, अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए आपने माइनस यहाँ पे पुट कर दिया। तो सेकंड इक्वेशन बनी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 15। दो इक्वेशंस आ गए, क्या करें, दोनों को सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 परफॉर्म किया। सो इक्वेशन 1 आपके पास है v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 आपके पास है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 15। सो v1 plus 2v2 is equal to 0 and second equation minus v1 plus v2 is equal to 15. v1 cancel out, 3v2 is equal to 15. So value of v2 is equal to 15 by 3, यानी v2 हमें कैलकुलेट हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब v2 का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन। सो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2 इज इक्वल टू 0। सो v1 कितना आया, v1 आ गया -10। माइनस क्या शो करता है, माइनस शो करता है कि जो v1 है, v1 लेफ्ट में आया और पॉजिटिव v2 कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। यानी जो फर्स्ट पार्टिकल है वो आफ्टर कॉलिजन लेफ्ट में मूव करेगा और जो सेकंड पार्टिकल है राइट में मूव करेगा। ये बिल्कुल हमने एंड में प्रिडिक्ट किया है, इस बात का ध्यान रखा जाए। कब प्रिडिक्ट किया, बिल्कुल एंड में, क्योंकि जब तक हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे पता होगा। बस हमें इतना जरूर पता है कि ये सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, बिकॉज हम केस कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन कंसीडर किया जा रहा है। तो वेलोसिटी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी के साइन से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा। प्लस मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, माइनस मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फाइंड m1 by m2 if after collision both particle moves with equal speed and in opposite direction। ये कंडीशन आपको दी गई कि m1 और m2 का रेशियो कैलकुलेट करना है कि आफ्टर कोलिजन अगर दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे क्या होगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन आपका बनेगा वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लिखें, m1u, सेकेंड पार्टिकल तो रेस्ट पर है तो प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 माइनस v एंड m2 प्लस v। जैसा कंडीशन दिया है न्यूमेरिकल में उसी के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बना लें। कोई डाउट इसमें? क्या बनी इक्वेशन, m1u इज इक्वल टू m2 माइनस m1 v। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? ठीक। सेकेंड इक्वेशन क्या, सेकेंड इक्वेशन किसके लिए बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए। तो E का वैल्यू आपको गिवन है 1, ठीक है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में। सो E का वैल्यू आपको गिवन है 1, ये आपने 1 कंसीडर किया। इक्वेशन क्या बनता है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। अब v2 कितना है, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए आपने कंसीडर किया v, फॉर्मूले का माइनस। फर्स्ट पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लिखोगे, माइनस v इज इक्वल टू u माइनस 0। सो 2v इज इक्वल टू u। ये मिला हमें सेकेंड इक्वेशन। ठीक बात। तो क्या यहां पर u के प्लस पर 2v पुट किया जा सकता है इक्वेशन 1 में, बिकॉज आपको m1 और m2 में ही इक्वेशन चाहिए, तो जो v u r i ये सब हट जाना चाहिए। क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 m1 और u के प्लेस पर आपने पुट कर दिया 2v, u इज इक्वल टू 2v इज इक्वल टू m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय v, और v हो गया कैंसिल आउट,
इक्वेशन रही 2m1 इज इक्वल टू m2 माइनस m1. So 3m1 is equal to m2. So m1 by m2 is equal to 1 by 3. आ रही है बात समझ? तो ये इक्वेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन आपको V1 और V2 कैलकुलेट करने के लिए आए. अगर आपको इक्वेशन मिलता है, क्वेश्चन मिलता है V1 V2 कैलकुलेट करने के लिए, तो आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हो V1 और V2 का डायरेक्टली. लेकिन अगर कुछ और पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने हैं तो फिर बेसिक मेथड से ही हमें चलना पड़ेगा, तब हमें आंसर मिलेगा. सो दिस इज योर आंसर, m1 by m2 इज इक्वल टू 1 by 3 फॉर गिवन कंडीशंस. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, m मास का पार्टिकल है, u वेलोसिटी से चल रहा है. सेकंड पार्टिकल nm मास का है जो इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है, कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, v1 v2 से बाद में मूव करने लगे. क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू nm. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू nm. ध्यान दें कि बिफोर कॉलिजन ये जो nm मास वाला पार्टिकल है ये रेस्ट कंडीशन में है, एंड आफ्टर कॉलिजन इसके पास वेलोसिटी आ गई है v2 जो हम कैलकुलेट करेंगे. क्या कैलकुलेट आपको करना है? आपको कैलकुलेट करना है कि nm की काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ nm v2 स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? यानी बिफोर कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी. इधर तो जीरो क्योंकि रेस्ट कंडीशन में है, यानी वेलोसिटी किसके पास है? इस m मास के पास. कितनी वेलोसिटी चल रहा है? u से. तो काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा? हाफ m u स्क्वायर. यानी ये पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है. तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है v2 कैलकुलेट करना. क्या रिक्वायरमेंट है? v2. nm पता है, m पता है, u दिया है, क्या सोल्व करना है? v2. अब v2 कैसे सोल्व करें? अगेन या तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो. फॉर्मूला अप्लाई करके, क्योंकि हमें वेलोसिटी तो सोल्व करना है, तो फॉर्मूला हम किस तरीके से अप्लाई करें? क्या लिखेंगे? m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 u2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. ये वैल्यू मिल गई v2 की, पुट कर दें. सो v2 इज इक्वल टू m2 का वैल्यू nm माइनस m अपॉन nm प्लस m और u2 इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पर इंटू 0 प्लस 2 फर्स्ट पार्टिकल का मास m, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी u, 2mu अपॉन nm प्लस m. यानी v2 कैलकुलेट हुआ 2u अपॉन n प्लस 1. आई बात समझ? तो आपको ये डिसाइड खुद से करना है कि कब आपको इक्वेशन यूज़ करना है, कब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करें. ठीक है, तो v2 का वैल्यू आपको मिल गया, पुट कर दें यहाँ वैल्यू, बिकॉज यही फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है. ध्यान दें, हाफ और हाफ कैंसिल आउट, तो वैल्यू यहाँ पर रहेगा n v2 स्क्वायर बाय u स्क्वायर. हाफ m आपने कैंसिल आउट कर दिया और v2 का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 2u अपॉन n प्लस 1. So n by u स्क्वायर एंड 2u अपॉन n प्लस 1 ये होल स्क्वायर. तो इक्वेशन रहेगा 4 टाइम्स u स्क्वायर n अपॉन u स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर. u स्क्वायर कैंसिल आउट एंड योर आंसर इज 4n अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर. तो दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो क्वेश्चन कोई भी बन सकता है. सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करें? हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमें कैलकुलेट क्या करना है. ये फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना था, दिस इज रिक्वायर्ड. ठीक है, यानी सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी का कितना पार्ट सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के पास गया. तो हाफ nm v2 स्क्वायर अपॉन हाफ mv स्क्वायर. सॉल्व किया, हमें आंसर मिल गया. ठीक बात, नोट करें. नेक्स्ट देखें, न्यूमेरिकल दिया गया है कि m1 u1 से मूविंग है, m2 डैश पर है, इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं. m1 m2 के पास वेलोसिटीज आ गई v1 v2. कैलकुलेट करना है फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1, फर्स्ट मास की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन. एंड सेकंड हमें कैलकुलेट करना है फाइंड आउट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू m2.
ठीक बात, यानी पहले हमें v1 और v2 तो सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज m1 की बिफोर कॉलिजन तो स्पीड आपका वेलोसिटी दिया गया है u1, लेकिन आफ्टर कॉलिजन क्या है, वो v1 है। सेकंड, अगर हम फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू m2 की बात करते हैं तो m2 के पास इनिशियली कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन फाइनल एनर्जी इसके पास बनेगा हाफ m2 v2 स्क्वायर, यानी पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा v1 एंड v2, तभी आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो v1 एंड v2 डायरेक्ट हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v1 का वैल्यू क्या बनेगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1, और u2 वाला फैक्टर 0 है तो आगे कोई फैक्टर हम नहीं लिखेंगे। सेकंड, अगर हम v2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो v2 आपको मिलेगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो v1 और v2 सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर लिए बाय यूजिंग फॉर्मूलास। फॉर्मूला याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन और ई का इक्वेशन अप्लाई करें, v1 v2 कैलकुलेट कर लें। तो v1 और v2 आपके पास आ गया। अब फर्स्ट फैक्टर आपको क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फाइंड आउट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, कौन से पार्टिकल के लिए, m1 के लिए। क्या लिखेंगे, हाफ बिफोर कॉलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर, आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन अब स्पीड हो गया v1, सो v1 स्क्वायर, क्लियर, हाफ m कैंसिल आउट, इक्वेशन रहा u स्क्वायर डिवाइड बाय m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u, और ये वैल्यू होल स्क्वायर में, तो u स्क्वायर कैंसिल आउट एंड रेशियो आपको मिला, योर आंसर इज m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2 होल स्क्वायर। तो फर्स्ट आंसर आपको कैलकुलेट हुआ, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन का रेशियो फॉर m1 मास, आंसर इज m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2 होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड हमें कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू m2, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू m2। तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू m2 मतलब हाफ m2 v2 स्क्वायर, और इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर। यही रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियली सेकंड पार्टिकल तो रेस्ट कंडीशन में, फर्स्ट पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 u1 स्क्वायर, और v2 का वैल्यू आपने कितना सोल्व किया, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 पुट कर दें वैल्यू, रिजल्ट हाफ हाफ कैंसिल आउट, m2 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 u1 स्क्वायर। ठीक है, u1 स्क्वायर भी कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या रहा, 4 टाइम्स m1 स्क्वायर m2 अपॉन m1 ये न्यूमरेटर वाला एंड m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, m1 कैंसिल आउट, रिजल्ट 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो दोनों आंसर्स आपको मिल गए, दोनों आंसर्स हमें मिल गए। ठीक है, इन आंसर्स में कोई डाउट, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों आंसर में जब भी आप रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं या ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो इन आंसर्स में वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं आता है। तो हम यहाँ से क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिंपल सा एक लॉजिक यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स only on masses of the body and independent of their velocities। यानी मास पे तो डिपेंड करती है लेकिन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। आई बात समझ, याद रखना कि ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द मासेस बट
independent of their velocity. नोट करें. Now next is head on perfectly inelastic collision. और हमें पता है कि inelastic collision के लिए E का वैल्यू में कितना कंसीडर करना है, 0. ठीक है. अब प्रोसीजर क्या बनता है वो आप समझें. मतलब स्पेशल केस है. क्या केस है कि कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक्स टू ईच अदर एंड मूव विद द सेम वेलोसिटी. यानी जब दोनों बॉडीज एक दूसरे कोलाइड करती है तो कॉलिजन के बाद ये दोनों आपस में स्टिक हो जाती है और सेम वेलोसिटी से मूव करने लगती है. सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने कोई ब्लॉक लिया, ब्लॉक के ऊपर आपने एक बुलेट फायर कर दी, तो जो बुलेट होगी वो ब्लॉक के अंदर एम्बेड कर जाएगी और फिर ये ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम एक साथ मूव करने लगेगा. यानी दोनों क्या हो गए, स्टिक हो गए, फिर सेम ही वेलोसिटी से मूव करने लगे. सेकेंड पॉइंट, लॉस की अगर लॉस टर्म में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अकर्स. मैक्सिमम लॉस कब मिलता है हमें, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में मैक्सिमम लॉस हमें मिलता है. ठीक. हमने यहाँ पे पार्टिकल कंसीडर किया कि m1 पार्टिकल है, u से चल रहा है या u1 से चल रहा है. m2 पार्टिकल u2 से मूविंग है. कॉलिजन आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, E इज इक्वल टू 0 एंड आफ्टर द कॉलिजन दोनों पार्टिकल्स एक साथ स्टिक हो जाएंगे और सेम ही वेलोसिटी v से मूव करने लगेंगे. क्लियर. ठीक बात. तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू तो यहाँ पे 0 है. यानी परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0. v2 माइनस v1 0. वो तो आपको पता है कि कॉमन वेलोसिटी से चल रहा है. यानी परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए आप कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन यूज नहीं करते हैं. लेकिन मोमेंटम तो सभी केसेस में कंजर्व है. सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर हम अप्लाई करें सो वैल्यू आपको मिलेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू सिस्टम का टोटल मास m1 प्लस m2 और कितनी स्पीड से चल रहा है, v से. तो यहाँ पर आपने कॉमन स्पीड कैलकुलेट कर लिया. कॉमन स्पीड रहा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. ये आपने कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, जिसको आप कॉमन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी बोल सकते हैं. फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम बोला जा सकता है. सेकेंड पॉइंट आपने पढ़ा कि यहां पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब यह है कि जो बिफोर कॉलिजन एनर्जी है और आफ्टर कॉलिजन जो एनर्जी आपको मिलेगी, तो बिफोर कॉलिजन में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपको जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है वो नॉन ज़ीरो मिलेगा. और कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा. यानी मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अकर्स ड्यूरिंग कॉलिजन. ठीक बात. तो अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, हम आप कैलकुलेट करना चाहते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. क्लियर. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगी, या जिसको आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन. वो रहेगा फर्स्ट पार्टिकल m1 मास का u1 वेलोसिटी से चल रहा है, मूविंग है, एंड सेकेंड पार्टिकल जिसका मास है m2 और ये u2 वेलोसिटी से मूविंग है. तो बिफोर कॉलिजन दोनों का काइनेटिक एनर्जी का सम आपने लिख लिया. फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, तो पूरा सिस्टम एक ही बन गया, यानी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर. ठीक. लॉस हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे सोल्व किया जाए. लॉस अगर हुआ है, हमें पता है कि लॉस हुआ है, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया जा सकता है डेल्टा के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन. क्लियर. सो डेल्टा के इज इक्वल टू बिफोर कॉलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस आफ्टर कॉलिजन हाफ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर. और हमें पता है कि v का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं एज v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. तो अगर आप ये v का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा जो आपके काम का है, एक्सप्रेशन रहेगा डेल्टा के
इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 स्क्वायर। और इस बात का ध्यान रखना है कि वेलोसिटी आपको विथ साइन पुट करना है। वेलोसिटी कैसे पुट करना है? विथ साइन, बिकॉज वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये फॉर्मूला बनता है जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आपकी फाइनल वेलोसिटी की थी। दिस इज योर वन फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, एंड सेकेंड इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन 2 represents loss in kinetic energy of the system। किस बात का ध्यान रखना है? जो भी आप वेलोसिटी कंपोनेंट पुट करेंगे विथ साइन पुट करेंगे, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन पुट ऑल वेलोसिटीज विद साइन, यानी अगर सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जैसा हमने लेते हुए चले हैं, तो आप यूज़ करोगे जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेट क्या मिला है? u1 माइनस u2, वही पुट करना है। लेकिन मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल तो u1 है, लेकिन सेकंड पार्टिकल u2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर u2 को आपको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ u2, और यहाँ पर बन जाएगा प्लस, यानी u1 प्लस u2 होल स्क्वायर। तो विथ साइन आप पुट करेंगे, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, आप सेकंड पार्ट को अभी नहीं देखो, केवल आप फर्स्ट पार्ट को देखें। क्या दिया है कि 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, रेस्ट कंडीशन में है, 500 ग्राम का बुलेट 100 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक की तरफ आ रहा है। ठीक है, क्या बताना है? फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन बुलेट एम्बेडेड टू द ब्लॉक। यानी अगर ये बुलेट इसी ब्लॉक के अंदर एम्बेड कर जाए, तो अगर ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर एम्बेड कर गई, तो अब यहाँ का टोटल मास कितना हो गया? 2 किलोग्राम प्लस 0.5, यानी अब इसका टोटल मास हो गया 2.5 किलोग्राम। ये जो कंडीशन आपको गिवन है, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है बिफोर कॉलिजन। ठीक, यहाँ जो कंडीशन आपने कैलकुलेट किया है, अब ये वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है, तो ये जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है? जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। तो कितनी वेलोसिटी से ये मूव करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल, मोमेंटम कंजर्वेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप फॉर्मूला याद करते हैं तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपन m1 प्लस m2 अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, हम यूज कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि बेसिक इक्वेशन से चले, कुछ भी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई फॉर्मूला हमें याद नहीं रखना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो बिफोर कॉलिजन 500 ग्राम का बुलेट 100 मीटर पर सेकंड से, तो किलोग्राम में लिखेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, और जो सेकेंड ब्लॉक है वो रेस्ट कंडीशन में 2 × 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v से। क्या मिलेगा यहाँ पर? 0.5 × 100 50 इज इक्वल टू 2.5 v। कोई डाउट? सो v इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 2.5, 20 मीटर पर सेकेंड। तो कॉमन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम कितना मिला? 20 मीटर पर सेकेंड, यानी v आपने कैलकुलेट कर लिया, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर आओ। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये बोलता है इफ सरफेस हैज म्यू इज इक्वल टू 0.5, यानी जो सरफेस है वो विथ फ्रिक्शन है, विथ फ्रिक्शन है तो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन मिलेगा, और इस फ्रिक्शन कॉफिशिएंट का वैल्यू कितना है? 0.5। सो म्यू हमें यहाँ पर गिवन है 0.5। ठीक, तो आपने लिख दिया म्यू इज इक्वल टू 0.5। देन फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक आफ्टर स्ट्राइकिंग द बुलेट। यानी अब यहां पर इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ गई, ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड से आगे चलने लगा, कब जाके रुक जाएगा, कितनी डिस्टेंस बाद ये रुक जाएगा? रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, यानी 2.5 किलोग्राम वापस कौन सी कंडीशन में आ गया? रेस्ट कंडीशन में आ गया। और रेस्ट कंडीशन में अगर आया है तो कुछ डिस्टेंस चला होगा,
और डिस्टेंस को आपने क्या बोल दिया x। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है x कैलकुलेट करना है। अब ये जो न्यूमेरिकल है यहाँ से, ये आपका वर्क एनर्जी पावर का न्यूमेरिकल है। आपको दिया जाता था कि m मास का ब्लॉक v वेलोसिटी चल रहा है, सरफेस अगर रफ है तो कितना डिस्टेंस चल के वो रुक जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका वर्क एनर्जी पावर का है। ये जो पार्ट 8 किया है वो आपका कॉलिजन का पार्ट 8 कर दिया, यानी कॉलिजन, सेंटर ऑफ मास, वर्क एनर्जी पावर, ये सब इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को मिलाकर भी बनाया जा सकता है। तो अगर मुझे ये जो ब्लॉक है 2.5 किलोग्राम का v से मूव कर रहा है, एक डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, यानी यहाँ पर मुझे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं अप्लाई करूँ तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी, वो किसके पास है, ब्लॉक के पास है। ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2.5 किलोग्राम का ब्लॉक 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। क्लियर। अब हुआ क्या, सरफेस ने लगाया फ्रिक्शन, सरफेस ने लगाया फ्रिक्शन। नॉर्मल का वैल्यू कितना, नॉर्मल का वैल्यू अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मल वैल्यू आपको मिलेगा एन किसके इक्वल, 2.5 g के इक्वल। ठीक है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया गया है, तो लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू रहेगा म्यू एन या म्यू एम जी। ये तो आ गया फोर्स। तो फ्रिक्शन ने कितना लॉस किया, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट यानी F इंटू एक्स, तो वैल्यू रहेगा म्यू एम जी एक्स। तो आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी, और कितना डिस्टेंस से चल के रुकेगा वो x। ठीक है, तो m यहाँ पर हो गया कैंसिल आउट, सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1/2 म्यू का वैल्यू भी 0.5 है, सो 1/2 v स्क्वायर 20 स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ म्यू 0.5 यानी 1/2, g का वैल्यू 10 एंड x। क्लियर, हाफ हाफ कैंसिल आउट, 400 इज इक्वल टू 10x एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 40 मीटर, यानी जो ब्लॉक है वो 40 मीटर चल के रुक जाएगा। है बात समझ। तो जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो कॉलिजन पे बेस्ड है, सेकंड पार्ट जो है वर्क एनर्जी पे बेस्ड है, लेकिन मिक्स कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कि रफ सरफेस पे पार्टिकल कितना डिस्टेंस मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि 6 किलोग्राम 8 मीटर पर सेकंड से 4 किलोग्राम 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। इफ कॉलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक देन फाइंड आउट कॉमन वेलोसिटी एंड परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कंडीशन क्या बनेगी, कॉलिजन की बात की कंडीशन पर अगर हम ध्यान दें कि बिफोर कॉलिजन तो आपको दिया गया है, आफ्टर कॉलिजन अगर हम कंडीशन पे ध्यान दें तो ये दोनों ब्लॉक आपस में स्टिक हो जाएंगे बिकॉज E इज इक्वल टू 0 आपको दिया है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। टोटल कितना बनेगा 6 + 4 10 किलोग्राम का ब्लॉक और v वेलोसिटी से ये चल रहा है। तो फर्स्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है कॉमन वेलोसिटी, तो कॉमन वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से सॉल्व की जा सकती है कि 6 किलोग्राम 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है प्लस 4 किलोग्राम 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए आपने माइनस लिखा है। वेलोसिटी को विद साइन ही पुट करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली या सेम डायरेक्शन में जाने वाली सभी वेलोसिटीज को आप पॉजिटिव कंसीडर करें, अपोजिट डायरेक्शन वाली को नेगेटिव कंसीडर कर लें। इज इक्वल टू टोटल 6 + 4 मल्टीप्लाई बाय v। ठीक बात, तो 8 × 6 48 एंड 6 × 4 सो -24 इज इक्वल टू 10v। सो v कैलकुलेट हुआ 24 इज इक्वल टू 10v एंड कॉमन वेलोसिटी हमें मिला 24/10 मीन्स 2.4 मीटर पर सेकेंड। ये कॉमन वेलोसिटी हमें फाइंड हो गया। क्लियर। सेकेंड क्या पूछा गया, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दें परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने से पहले, सेकेंड पार्ट से पहले हम कैलकुलेट करें कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना। डेल्टा के क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला बना था, हाफ m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर स्क्वायर।
फर्स्ट पार्टिकल का मास बोलो 8 किलोग्राम, सेकेंड पार्टिकल का मास, फर्स्ट पार्टिकल 6 किलोग्राम, सेकेंड पार्टिकल 4 किलोग्राम। तो फर्स्ट पार्टिकल 6 किलोग्राम, सेकेंड पार्टिकल 4 किलोग्राम, 6 + 4, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी 8 और सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी -6 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, स्क्वायर। आगे बात समझ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए u2 को आपने क्या कंसीडर किया है, -6 कंसीडर किया है, u1 + 8 u2 -6। फॉर्मूले वैल्यू पुट करी। नाउ हाफ 6 × 4 24 / 10, यहां वैल्यू मिलेगा 8 + 6, 8 + 6 14 स्क्वायर। क्लियर? सो डेल्टा के इज इक्वल टू 24/10 या 24/2 12, तो वैल्यू यहाँ पर रहेगा 12/10 एंड 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर इज 196। ये हमें मिला डेल्टा के। ये वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा के हमने कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट अगर आप इसको करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमें आंसर मिलता है 235, वो काइनेटिक एनर्जी है तो जूल में। तो ये तो आया आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। पूछा क्या गया, पूछा हमसे गया है परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी का कितना % लॉस हो गया। तो टोटल एनर्जी तो आपको इनिशियल मिलेगी, यानी 6 किलोग्राम का ब्लॉक 8 मीटर पर सेकंड से 4 किलोग्राम ब्लॉक 6 मीटर पर सेकंड से। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करें, ये तो आपने कैलकुलेट किया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, तो फर्स्ट 6 किलोग्राम का ब्लॉक 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है एंड सेकेंड 4 किलोग्राम का ब्लॉक 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन यानी इनिशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट हुआ। सो 3 × 64 + 2 × 36, ठीक है। सॉल्व करें तो 60 × 3 180 को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ आंसर मिलेगा 192। सो 192 + 72 सॉल्व किया 4 6 2 जूल। ये सिस्टम की टोटल एनर्जी थी जिसमें से कितनी लॉस हो गई, 235 जूल लॉस हो गई। तो अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, परसेंटेज लॉस जो आपको कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज लॉस आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन। हमसे पूछा गया परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, या सीधे हम लॉस ही देख लें तो डेल्टा के बाय काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना, 235। सो 235 मल्टीप्लाई बाई 100% बिकॉज हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 235 डिवाइड बाई 264 इंटू 100%, ये आपको परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करके देगा। क्योंकि हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया, इतना वैल्यू हमें मिला, टोटल एनर्जी इनिशियल इतना था, तो कितना % लॉस हो गया, तो 235 डिवाइड बाई 264 इंटू 100% कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा अप्रॉक्स 89%। तो अप्रॉक्स 89% एनर्जी यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, नोट करें।